नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में 38वां रत्नावली राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया शुभारंभ। 4 दिवसीय होगा रत्नावली राज्य स्तरीय महोत्सव। हरियाणा सरकार हुई सख्त। हरियाणा में नकली दवाओं पर प्रहार। 12 कंपनियों का उत्पादन ठप, 2 के लाइसेंस सस्पेंड। उषार के साथ छठ महापर्व का हुआ समापन। लाखों दियों से जगमगा उठे सरोवर। छठ मैया के गीतों से गूंजे घाट। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में आज 38वां रत्नावली राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय रत्नावली राज्य स्तरीय महोत्सव का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया। महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति के साथ आधुनिकता की भी झलक दिखाई दी। इस सांस्कृतिक महाकुंभ में प्रदेश भर के 3500 युवा कलाकार 34 विधाओं में 6 मंचों पर हरियाणवी संस्कृति के लोक रंग बिखेरेंगे। और महोत्सव का शुभारंभ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में हुआ, जहां सीएम नायब सैनी ने युवा कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि रत्नावली महोत्सव महाराजा हर्षवर्धन के नाटक रत्नावली से प्रेरित है, जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आजादी के अमृतकाल में यह उत्सव न केवल हरियाणा की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है, बल्कि युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य भी कर रहा है। उन्होंने पवेलियन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह पवेलियन राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रदर्शन होगा, जो पर्यटकों और सांस्कृतिक प्रेमियों को आकर्षित करेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सुबह ज्योतिसर में निर्माणाधीन महाभारत अनुभव केंद्र पहुंच उनका अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी निर्माण कार्य शेष है उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान इस केंद्र का भी लोकार्पण कर सकते। मेरे सामने आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। मैं इस उत्सव में आए हुए हमारे सभी युवाओं को आज इस शुभ अवसर के ऊपर, रत्नावली के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार, कुलपति महोदय और रत्नावली आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी एलोपैथिक दवा निर्माताओं को रिस्की सॉल्वेंट्स बारे एडवाइजरी जारी की गई है। लगातार जांच जारी है और निर्धारित मानकों में कमी पाए जाने पर दवा निर्माताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव चंडीगढ़ से वर्चुअली मीटिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दे रही थी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि अब ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रपोजल भेजा जा रहा है। इसमें गुरुग्राम, हिसार और करनाल में 3 लैब बनाने का प्रस्ताव है। इन लैब्स पर लगभग 91 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च होंगे। दवा निर्माण इकाइयों को 33 रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किए गए हैं। वह सभी मामलों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें से कुछ पाए जाने पर 12 फर्मों को उत्पादन बंद करने के आदेश जारी किए गए, जबकि 2 विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज समापन हो गया है। उगते सूर्य को उषा अर्घ अर्पित करने के लिए तड़के से ही श्रद्धालु देश भर के घाटों पर जुट गए थे। हरियाणा सहित पूरे देश में छठ पूजा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं नजर आई। छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन आज धूमधाम से मनाया गया। तमाम घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने 36 घंटे के उपवास को खोला। इस दौरान आम लोगों से लेकर नेताओं तक सभी भगवान भास्कर की पूजा में मंत्रमुग्ध नजर आए। आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना के कार्ड धारक अब घुटना ट्रांसप्लांट, हार्निया की सर्जरी और इलाज अब निजी अस्पताल में नहीं करवा सकेंगे। कार्ड धारक को इलाज केवल सरकारी अस्पताल में ही करवाना होगा। हरियाणा सरकार ने 11 बीमारियों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के आदेशों के अनुसार इन 11 उपचारों में घुटना ट्रांसप्लांट, कूल्हा ट्रांसप्लांट और कान के पर्दे का इलाज, हर्निया का ऑपरेशन आदि कई बीमारियां शामिल हैं। वहीं इस फैसले से मरीजों को बड़ा झटका लगा है। मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के ही चक्कर लगाने होंगे। इससे पहले 119 बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पताल में ही रहा था और अब 11 नई बीमारियों को मिलाकर इनकी संख्या 130 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सरकार हर साल स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को करीब 1500 से 1700 करोड़ रुपए का भुगतान करती है और अब सरकार इस खर्च को कम करना चाहती है। भुगतान को लेकर भी निजी अस्पताल और सरकार के बीच खींचतान रहती है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं कम होने की वजह से मरीज निजी अस्पतालों को ही तवज्जो देते हैं। हरियाणा के 50 युवाओं को अमेरिका से बेड़ियां पहनाकर डिपोर्ट कर दिया गया और डिपोर्ट किए गए युवकों को लेकर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो युवा डंकी रूट से जाते हैं ये अधिकृत नहीं जाते और जो एजेंट उन्हें गलत तरीके से भेजते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हमने नीति बनाई है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर युवाओं को डिपोर्ट करना है तो मानवता से अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे भी गए हों वो इंसान हैं और उनके ह्यूमन राइट हैं। विज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भविष्यवाणी करने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बिहार चुनाव पर भी भविष्यवाणी कर दी है और कहा कि बिहार में एनडीए बहुत अच्छे अंतर से विजय होगी और वहां भी एनडीए की सरकार आ रही है। ये जो डंकी रूट से जाते हैं, अधिकृत नहीं जाते हैं और ये जो कुछ एजेंसियां काम करते हैं इनको गलत तरीके से भेजने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने नीति बनाई है। और अमेरिका को भी अगर डिपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मानवीयता से डिपोर्ट करना चाहिए। जैसे भी गए हैं है तो इंसान, उनके ह्यूमन राइट्स तो हैं ही। बिहार चुनाव में भी एनडीए बहुत अच्छे मार्जिन से विजयी होगा और वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी। एसआईआर को लेकर जो है काफी प्रतिरोध देखने को मिल रहा है, तो क्या कहते हैं? नहीं, अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन अगर अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करता है, ठीक करता है, अगर उसमें कुछ ऐसे लोग घुसे हुए हैं जिनको वहां पर नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात है। चुनाव आयोग बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है। आज सीएम फ्लैंक द्वारा श्रम कल्याण विभाग यमुनानगर में रेड की गई, जिसके चलते कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम द्वारा हाजिरी रजिस्टर को कब्जे में लेकर हाजिरी चेक की गई तो पाया गया कि मात्र 4 कर्मचारी कार्यालय में हैं और कुछ कर्मचारी वेरिफिकेशन के लिए फील्ड में गए पाए गए, जबकि 2 बिना कारण के अनुपस्थित पाए गए। सीएम फ्लैंक टीम के अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों को 90 दिन वर्क स्लिप योजना के तहत लाभ मिल रहा है या नहीं, किन किन श्रमिकों को लाभ मिला, क्या इसमें कोई धांधली तो नहीं, इसकी जांच की गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें लिस्ट नहीं मिली है, लिस्ट मंगवाकर उसकी गहराई से जांच होगी और अगर कोई कमी पाई गई तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम फ्लैंक अधिकारी ने यह भी बताया कि जो 2 कर्मचारी बिना कारण ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए हैं उनके बारे में विभाग को लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। ये उच्च अधिकारियों के अनुसार आज श्रम कल्याण विभाग में औचक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले कर्मचारियों की हाजिरी दी गई, जिनमें 2 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, बाकी 11 कर्मचारियों सभी हाजिर मिले। एक चौकीदार था जो नाइट में आता है, वो नाइट में अपनी ड्यूटी कर रहा है
और ये श्रमिकों की जो 90 दिन की जो वर्क स्लिप होती है उससे संबंधी आज कागजात वगैरह लेने के लिए और क्या ये वेरिफिकेशन सही प्रकार से चल रही है उसके संबंध में ये आज औचक निरीक्षण किया। सर लेबर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में भी क्या कहीं कोई कमी पाई गई? नहीं, रिकॉर्ड इनका ठीक है, दुरुस्त है रिकॉर्ड। और बाकी जो रिकॉर्ड यहाँ से ऑनलाइन ही है, सभी रिकॉर्ड वो ऑनलाइन ही प्राप्त होगा। और जो लिस्ट हमने चाहिए थी वो यहाँ से प्राप्त नहीं हो सकी, जो हेडक्वार्टर लेवल पंचकुला से मिलेगी और वहाँ से जो भी अपने पास जो डॉक्यूमेंट आएगी उनकी वेरिफिकेशन करके उच्च अधिकारियों का करवा के नियमानुसार कर। करनाल में छठ पर्व पूजा के दिन एक दर्दनाक हादसा सामने आया। मंगलवार को सदर बाजार निवासी मूल रूप से बिहार के रहने वाले संतोष यादव छठ पर्व के मौके पर अपने परिवार के साथ नहर के घाट पर पूजा करने पहुंचे थे और सूर्य अर्घ के दौरान जब वे स्नान कर रहे थे तभी अचानक वह नहर में डूब गए। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई लेकिन कोई नहीं आया, जिसका घटना की सूचना पुलिस और गोताखोरों की टीम को भी दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया लेकिन व्यक्ति का सुराग नहीं लग पाया। संतोष यादव पिछले कई वर्षों से करनाल के सदर बाजार में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। छठ जैसे पावन पर्व के दिन इस हादसे से परिवार में मातम छा गया है। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की टीम द्वारा नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर ये है कि छठ पर्व करने आए थे, उनके बाद उनको नहाने निकले हैं, उसके बाद हमारे को उस नहर के वहाँ तक दिखे हैं, उसके बाद दोबारा हमारे को नहीं दिखे हैं। वहाँ बिल्कुल सामने उस कोने पे, हाँ जी, मेरा मामा था सगा, ठीक है सर। और हम अभी सारे तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है? संतोष यादव। हाँ जी। कितनी उम्र है? उम्र है सर 35 के आसपास है। कहाँ के रहने? सांसद कार्तिकेय शर्मा ने छठ पूजा के अवसर पर कालका विधानसभा में कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लोगों को छठ पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि छठ पूजा पूर्वांचल के इलाके का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का त्योहार है जिसे सभी मिलजुल कर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि छठ मैया से उन्होंने यही प्रार्थना की है कि जो भी लोगों ने मांगा उनकी मनोकामना पूरी हो। उन्होंने कहा कि अगली बार कालका में बड़ा पौंड बनाया जाएगा और वहां भव्य उत्सव मनाया जाएगा। और छठी मैया को याद करते हैं हम सब। और ये सिर्फ पूर्वांचल के इलाके का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का एक पर्व बन गया है और हम सब मिलजुल कर इसको मनाते हैं। और यही कामना की है, यही प्रार्थना की है छठी मैया से कि जो जो लोगों ने मांगा है उनकी मनोकामना पूरी हो। और इसी तरीके से वह सब लोग मिलजुल के आगे छठ के इस पर्व को इसी तरीके से हर्षोल्लास से मना। इस कार्यक्रम में कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि यहाँ रेलवे की जगह है, लेकिन मैंने इनको आश्वस्त किया है कि अगली बार और भव्य कार्यक्रम होगा और अपनी जगह अपना स्थान होगा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही टाइम पर आकर वहाँ पर सूरज को अर्घ दे सकते हैं। उनका पानी की भी व्यवस्था रहेगी ताकि अच्छे से पूजा हो सके। पानीपत के सिवा गांव में 14 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में कोई भी परिजन मौजूद नहीं था। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही सेक्टर 29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पानीपत सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। 14 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या क्यों की, पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। 2 दिवसीय दौरे पर यमुनानगर पहुंचे हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्यों अनिल कुमार श्याम शुक्ला ने प्ले स्कूल संचालकों से स्कूलों के पंजीकरण और बच्चों की सुरक्षा विषयों को लेकर बैठक ली और बैठक में उन्होंने सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों सुपरवाइजर को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण सभी खंड शिक्षा अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से करें और अगर किसी विद्यालय के साथ कहीं पर भी बच्चों के शोषण से संबंधित कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए जिला बाल कल्याण समिति को सूचित करें। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।